वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 2024 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की फिल्म मार्को की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में विक्टर नाम का अंधा आदमी इलीगल बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। तभी उसके पास में एक आदमी आकर बैठता है और उसके बॉडी स्मेल से ही विक्टर पहचान लेता है कि ये तो मेरा फ्रेंड वासिम है। वासिम पूछता है कि तूने मुझे पहचाना कैसे। विक्टर जवाब देता है कि तू जो हफ्ते भर से नहाया नहीं है ना, उसी की स्मेल से। इससे वासिम चिढ़ जाता है कि क्या बकवास कर रहा है यार, कल ही तो नहाया था मैं। और हाँ, मुझसे पंगा मत लेना, वरना ये जो तू लीगल मैच देखने के लिए आया है ना, पुलिस आएगी तो मैं बचाऊंगा भी नहीं और फिर जेल की खाते रहना खिचड़ी। इस तरह से ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं और इन दोनों ने ही आज के मैच में पैसे लगाए होते हैं। वासिम ऑडियो कमेंट्री करके विक्टर को बताता है कि अब किसने किसको मारा, और इस मैच में विक्टर ने जिस पे पैसे लगाए थे वो जीत जाता है। इसलिए घर जाते वक्त वासिम का थोड़ा मुंह उतरा होता है। विक्टर उसको समझाता है कि अरे चिंता क्यों करता है यार, क्या पता अगले मैच में तेरा प्लेयर जीत जाए और मेरा हार जाए। तभी वासिम को अकबर भाई का कॉल आता है, जो वासिम से कहते हैं कि चलना ड्रग्स कार्टल्स के साथ काम करते हैं। मगर वासिम कहता है कि अकबर भाई, ये सब काम करना ठीक नहीं है। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अकबर कहता है कि अच्छा, जो तुम ये बैटिंग का काम कर रहे हो वो काम तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा है क्या। वासिम कहता है कि भाई जो भी हो, मगर मैं ड्रग्स के बिजनेस में काम नहीं करूंगा। फिर वो कॉल कट करके विक्टर को बताता है कि अकबर भाई लीगल काम करने में मेरा बिजनेस लाइसेंस यूज करना चाहते हैं, मगर मैंने मना कर दिया। तो इस पे विक्टर भी कहता है कि अरे वो अकबर बचपन से ही बड़ा ऊट पटांग हरकत करते हुए आया है, अब इस उम्र में क्या ही सुधरेगा वो। तभी अचानक वो एक डिफेंडर कार से टकरा जाता है। सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है। अब डिफेंडर की जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो विक्टर को बताने के लिए कह रहे हैं कि कल रात क्या हुआ था बताओ। तुम्हें कैसे पता कि तुम डिफेंडर कार से टकराए, बताओ। तो विक्टर बताता है कि डिफेंडर के फ्रंट में उसका नाम लिखा हुआ था, वो भी उभरे हुए फॉन्ट के साथ। उसी पे मेरा हाथ पड़ा था, जिससे मुझे समझ आ गया कि वो गाड़ी डिफेंडर थी। पुलिस वाले पूछते हैं फिर आगे क्या हुआ। तो विक्टर बताता है कि मैं वासिम को आवाज लगाने लगा, मगर वो मुझे जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं पीछे की ओर आया और एक लाश से टकराया। वो लाश वासिम की थी। मैं और आगे बढ़ा तो मुझे एक आदमी मिला जिसने सूट बूट पहन रखे थे। उसी ने वासिम का खून किया था, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। वो जिस तरह आराम से आए और वासिम का कत्ल कर दिया ना, उससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई पहली बार नहीं था उनके लिए। उनके चलने की जो आवाज थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सब एक साथ चल रहे थे। इससे होता यह है कि पुलिस वालों को विक्टर ब्रिलियंट लगता है। अंधे होने के बावजूद विक्टर ने इतना कुछ नोटिस किया, ये कोई आम बात नहीं है। फिर पुलिस वाले अकबर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वासिम को आखिरी बार कॉल आया था किसका, अकबर का। मगर अकबर तो अपना पाला साफ करके झाड़ देता है कि देखो, वासिम गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, वो इलीगल बॉक्सिंग मैच में पैसे लगाता था, ऑनलाइन बैटिंग भी करता था, इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ फंसा हुआ था। पुलिस वाले सवाल करते हैं कि कत्ल से पहले आपने अकबर को कॉल क्यों किया था। तो अकबर कहता है कि वासिम ने मुझसे पैसे उधार लेकर रखे हुए थे, बस उसी सिलसिले में बात करनी थी मुझे, पर अब मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस है। हाँ, तो वो मेरा छोटा भाई। तो दोस्तों, यहाँ में समझ आ जाता है कि वासिम और अकबर दोनों अपने भाई थे। ये दोनों मिलकर साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर रहे थे। उसी बिजनेस का लाइसेंस अकबर यूज करना चाहता था, मगर वासिम ने उसे मना कर दिया। अगले सीन में अकबर के घर पे वासिम की मैयत मनाई जाती है। सभी लोग अपने अपने वो रिवाज कर रहे होते हैं। विक्टर भी आया होता है और उसे डिफेंडर के रुकने की आवाज आती है दोस्तों, और साथ ही साथ सेम कदमों की आवाज भी। वो आदमी आकर अकबर से गले लगाता है। इतने में विक्टर वहां से निकल जाता है। अब निकलते वक्त विक्टर को उस आदमी की परफ्यूम की भी स्मेल आ जाती है, और ये परफ्यूम बिल्कुल वही वाली थी जो उस रात विक्टर ने नोटिस की थी। मतलब वही कि वासिम के कातिल ने भी यही परफ्यूम लगाया हुआ था। विक्टर अपनी स्टिक के सहारे बाहर जाता है और गाड़ी को छू कर चेक करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी भी डिफेंडर ही है। विक्टर की हरकतें दोस्तों किलर भी नोटिस कर रहा होता है। एंड फिर विक्टर कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड ईशा से कहता है कि मैं वासिम के घर से निकल रहा हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी, तो तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो। तभी विक्टर टकरा कर एक गाड़ी की डिक्की में चला जाता है और एक आदमी डिक्की बंद कर देता है। दरअसल ये किलर का ही आदमी है। वो विक्टर को अगवा करके टोनी केमिकल्स नाम की फैक्ट्री में रख देता है, और यहाँ वासिम का कातिल भी होता है जिसका नाम रसेल है। रसेल विक्टर को सारी बात बता देता है कि मैं और अकबर ड्रग्स बिजनेस में पार्टनर्स हैं। वासिम हमारे रास्ते में आ रहा था, तो अकबर के कहने पर मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुझे उस रात मैंने अंधा समझ के जाने दिया, मगर तूने तो मुझे बिना देखे पहचान लिया। देख, मुझे अपने काम में टांग अड़ाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद रसेल अपने एक बंदे को वीडियो शूट करने को कहता है और विक्टर का गला पकड़ के उसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बड़े से टब में डाल देता है, और देखते देखते उस एसिड में विक्टर की बॉडी जल जाती है। स्किन तो बचती ही नहीं। यानी एक ही वक्त पे विक्टर मर भी गया और उसकी लाश किसी को पहचानने में भी नहीं आएगी। इसके बाद रसेल अपने डैड टोनी के पास जाता है। टोनी भी दोस्तों खतरनाक आदमी है, मगर वो रसेल से ज्यादा खून खराबा नहीं करवाना चाहता था। वो कहता है कि अपने भाई क्राइस के नक्शे कदम पे चलने की
कोई जरूरत नहीं है रसेल तुम्हें। साथ ही टोनी रसेल्स के खास आदमी देव से कहता है कि मैंने तुम्हें इसके साथ इसलिए रखा हुआ है ताकि जल्दबाजी में कोई गलत काम ना कर दे, तो ध्यान रहे इस बात का। फिर वो रसेल को गले लगाकर कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कहो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। तो आगे दोस्तों पुलिस को खबर मिलती है कि नदी किनारे एक लाश मिली है। पुलिस उस लाश को फॉरेंसिक की टीम को भेज देती है। स्किन तो पूरी तरह से जल गई थी, नाक नक्शा भी समझ नहीं आ रहा था पुलिस को ताज्जुब भी होता है कि लाश की ऐसी हालत हुई कैसे। फिर फॉरेंसिक की टीम जांच करने के बाद पुलिस को बताती है कि विक्टिम को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से जलाया गया है, इसलिए इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। तभी पुलिस स्टेशन में ईशा विक्टर के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आती है और वो सारी बात बताती है कि विक्टर ने कॉल करके मुझसे कहा था कि वो कुछ जरूरी बताने वाला है। आखिरी बार उसे अकबर के घर पर देखा गया था और फिर उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस को इससे सारा खेल समझ में आ जाता है और विक्टर का डीएनए टेस्ट करवा के पता लगाते हैं कि ये लाश विक्टर की है जो वासिम की मौत में चश्मदीद गवाह था। और उसके बाद विक्टर की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। विक्टर की फैमिली गोल्ड बिजनेस में इन्वॉल्व होती है और इनकी फैमिली काफी बड़ी भी है। विक्टर के डैड तो अब जिंदा नहीं रहे, मगर उनकी 3 संतान होती है, एक बेटी और 2 बेटे। बड़ा बेटा जॉर्ज था और छोटा बेटा विक्टर। इसके अलावा उन्होंने एक और लड़के को गोद लिया था जिसे उन्होंने अपने डैड का नाम दिया था पीटर मार्को, जिसे इस फैमिली में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय विक्टर के। वहीं जॉर्ज भी मार्को को अपनी फैमिली का हिस्सा मानता था, मगर जॉर्ज की बहन को मार्को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक और बात थी कि मार्को घर के बच्चों के बीच में बहुत ही फेमस था। उनके लिए मार्को सुपर हीरो अंकल था। दरअसल एक बार जॉनी नाम के एक आदमी ने जॉर्ज को कॉल करके कहा कि तुम्हारे भाई को मैंने अगवा कर लिया है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 4 पेटी गोल्ड भिजवा देना, वरना तुम्हारे भाई को मैं कुत्तों को खाना दूंगा। जिससे जॉर्ज तो डर गया। उसे लगा कि पता नहीं विक्टर के साथ अब क्या होगा, अब तो गोल्ड देना ही होगा, नहीं तो वो उसे मार डालेंगे। मगर ये क्या, विक्टर तो आराम से गार्डन में बैठकर म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है। यानी जॉनी ने विक्टर को नहीं बल्कि मार्को को अगवा किया था। पर तब जाकर जॉर्ज थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसने अपनी वाइफ से कहा कि एक कुत्ते ने डेविल को अगवा कर लिया है, अब वो अपने किए का नतीजा खुद भुगतेगा। और दोस्तों पता है ना किसके लिए कह रहा था? उस अगवा करने वाले के लिए, कि वो भुगतेगा अपने किए का नतीजा, क्योंकि उसने डेविल को अगवा किया। डेविल कौन? मार्को। और जॉर्ज का यह सोचना बिल्कुल सही था। मार्को जॉनी और उसके बंदों की जमकर पिटाई करता है, उन्हें मार डालता है। तो इस तरह से सभी को पता होता है कि फैमिली का गोद लिया हुआ बेटा मार्को बहुत ही खतरनाक है। मतलब अगर इसकी फैमिली से पंगा लिया तो मार्को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। अब प्रेजेंट में जॉर्ज सभी आदमियों से कह देता है कि मार्को तक विक्टर की मौत वाली बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मार्को विक्टर पे अपनी जान छिड़कता था और अगर उसे पता चलेगा कि किसी ने इतनी बर्बादी से विक्टर को मारा तो मार्को उसके पूरे खानदान को तबाह कर देगा। विक्टर को दफन करने के बाद ही मार्को को विक्टर की मौत वाली बात बताई जाएगी। दरअसल दोस्तों जॉर्ज ने मार्को से परेशान होकर उसे दूसरे देश भेज दिया था और अब वो सोच रहा है कि वापस आकर मार्को क्या ही करेगा, क्योंकि विक्टर की बॉडी की जो हालत है उसमें तो मार्को उसको सीने से लगाकर रो भी नहीं पाएगा। मगर होता यह है कि विक्टर के फ्यूनरल पे मार्को आ जाता है और चर्च में सबके सामने कहता है कि जिन्होंने मेरे भाई विक्टर को मारा उन सबका समझो आज से उल्टी गिनती शुरू। उन्हीं के खून से उन्हें नहलाऊंगा मैं, जलती आग में जलकर उन्हें रेत में दफना दूंगा। जिससे होता यह कि सभी डर जाते हैं। दरअसल यहाँ पर टोनी रसल और बाकी लोग भी आए होते हैं, क्योंकि टोनी का भाई भी गोल्ड बिजनेस में था और ये लोग एक ही शहर में रहते थे और एक दूसरे से अच्छे से जान पहचान भी थी। जॉर्ज चर्च से बाहर निकलकर मार्को से कहता है कि चर्च में खड़े होकर तुमने खून खराबे की बात कैसे की? भूलो मत विक्टर तुम्हारा अपना भाई नहीं था, तो उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, समझे? फिर वो प्यार से मार्को को समझाता है कि मेरे रास्ते पे मत चलो, नफरत के रास्ते पर सिर्फ बर्बादी है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है मार्को, विक्टर को इंसाफ दिलाने का काम मैं खुद देख लूंगा। मार्को चुपचाप वहां से चला तो जाता है, मगर उसे विक्टर के साथ बिताए हुए अच्छे पल बहुत ही याद आ रहे होते हैं। जैसे एक बार मार्को को बड़ी टेंशन में देखकर विक्टर ने कहा था कि भाई तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? मुझे देख लो, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ मगर कर नहीं पाता, तो क्या मैं उदास रहता हूँ? नहीं ना, मैं हर वक्त खुश रहने की कोशिश करता हूँ। और तब मार्को ने कहा था कि अगर तुम्हें दिखाई देता तो तुम क्या करते? विक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करता। और तब मार्को ने उसकी ये विश पूरी करवाई थी, खाली जगह पे ले जाकर विक्टर को ड्राइविंग सिखाई थी, जिससे विक्टर को बड़ी खुशी हुई। इस तरह से विक्टर के आसपास के सभी लोग उसे बहुत मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि विक्टर सबका लाडला था। आगे मार्को का खास आदमी अनवर उसे समझाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारिया तुमसे शादी करने के सपने देख रही है, अब बदले की आग में उसकी लाइफ खराब मत करो। इधर जॉर्ज को इस शहर के सबसे अमीर लोग समझाते हैं कि एक बेचारे अंधे लड़के को तेजाब से जलाकर मारने वाले बहुत ही क्रूर हैं, उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मगर यकीन मानो हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता,
था, जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मगर जॉर्ज का कहना होता है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही उन कातिल तक पहुंच जाऊंगा और फिर उन्हें पुलिस या कानून के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। इसके बाद टोनी जॉर्ज से कहता है कि यह है मेरा छोटा बेटा रसेल, अमेरिका से पढ़ाई करके हाल ही में लौटा है, इसे अपनी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि आगे से अब रसेल ही मेरा पूरा बिजनेस संभालेगा। विक्टर को किसने मारा इसका पता भी रसेल लगा लेगा। तभी वहां पर मार्को आता है और कहता है कि कोई भी मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, विक्टर के कातिल को तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा, और जिसने भी एतराज जताया उसकी खोपड़ी में 6 की 6 गोली उतार दूंगा। सभी की बोलती बंद हो जाती ये सुनकर। अकेले में टोनी अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें विक्टर को नहीं मारना चाहिए था, तुमने देखो बिना बुलाए मौत बुला ली है। मार्को जॉर्ज की तरह सीधा नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अब मार्को जाकर मिलता है पुलिस ऑफिसर से और सारी बात जानना चाहता है कि हुआ क्या। तो ऑफिसर को जो पता होता है वो सारी बात मार्को को बता देता है। तो मार्को पूछता है कि एक बात बताओ, यहाँ पर ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा? यहाँ टोनी और उसके लोग आते हैं अकबर के पास और कहते हैं कि हमारे सिंडिकेट में सबसे कमजोर और कंफ्यूज इंसान तुम ही हो, इसीलिए जब मार्को पूछताछ करने आए तो अपनी जबान पे कंट्रोल रखना। और सही में टोनी के जाने के बाद मार्को अकबर के पास आकर पूछताछ करता है तो अकबर यही कहता है कि मैयत वाले दिन विक्टर आया तो था, मगर उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे। मार्को कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद टोनी और बाकी के लोग मिलकर दुबई से जो गोल्ड कंसाइनमेंट आने वाला था उसे अपने कस्टम पुलिस वाले से पकड़वा देते हैं और जॉर्ज के सामने नाटक करते हैं कि पता नहीं किसने हमारे सोने की खबर कस्टम वालों को दे दी। तो इसके बाद टोनी अपने खास आदमी देव से कहकर जॉर्ज का खून करवाने की चाल चलता है। कार में देव जॉर्ज से सोना पकड़वाने वाली बात कह रहा होता है और अचानक वो उसे चाकू से 2 बार स्टैप करके भाग जाता है। मगर यहाँ जॉर्ज की किस्मत अच्छी होती है, वो मरता नहीं मगर हॉस्पिटल जरूर जाता है। जिसके बाद तो टोनी देव को मारता है कि एक काम करने को दिया था वो भी सही से नहीं किया तुमने। एक बार उस जॉर्ज को होश आ गया ना तो तुम्हारा तो वहीं पर गेम बजा देगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कुछ दिनों के लिए तो अंडरग्राउंड हो जा। दूसरी ओर राज नाम का एक यूट्यूबर पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे बताता है कि उस फैक्ट्री में इलीगल बॉक्सिंग मैच होती है, तो मुझे खबर मिली थी कि वहां पर कुछ अमीरजादे ड्रग्स खरीदने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए मैंने उस रात पार्किंग एरिया में अपनी कार खड़ी कर दी थी और साथ ही उसमें एक हिडन कैमरा भी रखा हुआ था ताकि वहां कौन आ जा रहा है ये रिकॉर्ड हो जाए। और 2 हफ्ते के बाद जब मैंने वहां से अपनी कार निकाली तो मुझे फुटेजेस में कुछ ऐसा दिखा जिससे मुझे आपके पास आना ही पड़ा। तो दोस्तों राज फिर वो वीडियो पुलिस ऑफिसर को दिखाता है और उसमें रसल ने ही वासिम का खून किया है ये साफ साफ दिख रहा है। तो वो वीडियो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर के पास सबमिट कर देता है, पर ये क्या, सीनियर भी रसल से मिला हुआ है। तो वो वीडियो को कूड़ेदान में फेंक देता है। साथ ही जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो दी थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो रसल के साथ शेयर कर देता है। जिसके बाद रसल पहले तो उस इंस्पेक्टर को मार डालता है और फिर उस यूट्यूबर को भी, मगर उसे नहीं पता था कि इंस्पेक्टर को पहले ही शक था कि इस केस में मेरी भी जान जा सकती है। इसलिए इंस्पेक्टर ने जॉर्ज की फैमिली डॉक्टर सेबेस्टियन को एक पेन ड्राइव दे दी थी कि जॉर्ज के होश आने पर यह पेन ड्राइव उनको दिखा देना। तो डॉक्टर वही करता है। उस वीडियो को देखने के बाद जॉर्ज मार्को को कॉल करके कहता है कि विक्टर को मारने वाला टोनी का बेटा रसेल ही है। पहले उसने अकबर के भाई वासिम को मारा और हमारे विक्टर ने उसे पहचान लिया तो उसने विक्टर को भी मार दिया। मैंने कुछ दिनों पहले भी रसेल के हाथ नोटिस किए थे, उसके हाथ में भी एसिड से जलने के निशान थे। पर यहाँ जॉर्ज को अभी ये नहीं पता होता कि अभी मार्को रसेल के बंदों के साथ ही है और अब उन्हें भी पता चल चुका है कि मार्को को हमारी असलियत पता चल चुकी है। इसलिए इससे पहले कि मार्को कुछ कर पाता वो लोग मार्को को ही मार पीट कर अपना बंदी बना देते हैं। फिर रसेल मार्को के सामने आता है और मार्को के कंधे पे चाकू से स्टैप करते हुए कहता है कि सेंट सूंघने वाले अंधे भाई के पास तुझे भी पहुंचा दूं क्या। अब यहाँ चोट तो मार्को को लग रही होती है मगर दर्द उसके बॉडीगार्ड अनवर को होता है। ये देखने के बाद तो रसेल चेनसॉ लेकर आता है मार्को को काटने के लिए, मगर उसे मार्को के चेहरे पर डर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो वो उसके आंख के सामने उसके खास आदमी अनवर का हाथ ही काट डालता है। अनवर का खून मार्को के फेस पे जा गिरता है। फिर इसके बाद रसेल अपने आदमियों को मार्को का काम तमाम करने को कहकर चला जाता है। उसका एक आदमी चाकू से मार्को का गला काट नहीं जाता है मगर मार्को उसके हाथ में ही दांत काट देता है, जिससे चाकू उसके हाथ से छूटता है और मार्को उस चाकू को मुंह से पकड़कर उस आदमी का गला कट कर देता है और फिर वो रसेल के एक और साथी के कान में काट देता है। उसके बाद चाकू को अपने दांतों से पकड़ता है और हाथ बंधे होने के बावजूद रसेल के गुंडों को उसी चाकू से काट काट कर मार डालता है। ये सारी चीजें देखकर
रसेल तो चला ही गया था आधे रास्ते में, लेकिन रुक जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसी जंगल में मैंने न जाने कितने लोगों को मार कर दफनाया, मगर मार्को को मैं अब मार कर दफनाना नहीं चाहता। इसके बदन पे तो मैं कीड़े रेंगते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद रसल के लोग कुल्हाड़ी वगैरह लेकर मार्को पे हमला करने आते हैं। इतने लोगों को हथियारों के साथ आता देखकर मार्को वो चाकू एक आदमी के मुंह में घुसेड़ देता है और फिर उसी से अपने हाथ में बंधी पट्टी को काट कर अपने हाथ फ्री कर लेता है। इसके बाद रसल के लोगों ने उसको चारों ओर से घेर लिया होता है, मगर उन सब पे पड़ता है भारी मार्को। वो उनके कुल्हाड़ी छीनकर उनको ही जान से मार डालता है। इसके बाद वो रसल के साथ हैंड टू हैंड फाइट करता है और उसे भी अधमरा कर देता है मार्को। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। मार्को अनवर को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और फिर जैसे बारिश रुकती है वो उतरकर चेनसो से रसल के सारे बंदों को काटने लगता है और आखिर में वो रसल को भी काटने के लिए जाता है कि तभी रसल कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना तुम्हें कभी ईशा नहीं मिलेगी। ईशा कौन दोस्तों? विक्टर की गर्लफ्रेंड, और अभी वो विक्टर के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। रसल कहता है कि उसे मेरे डैड ने अगवा किया है, तो वो कॉल पे ईशा की बात भी करवा देता है मार्को से। इसीलिए मार्को सीधा अपने घर आकर अपने बड़े भाई जॉर्ज और पूरी फैमिली को सारी बात बताता है। साथ ही टोनी की शर्त भी बताता है कि उसे बदले में जॉर्ज की सारी संपत्ति चाहिए। जॉर्ज की बहन लेकिन इसके सख्त खिलाफ होती है। उसका कहना होता है कि घर के वारिस को बचाने के लिए हम सब कुछ उनको दे दें क्या और फिर खुद सड़क पे आ जाएं? नहीं, मगर जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और टोनी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। फिर भी मार्को अपना दिमाग लगाते हुए रसल के एक खास आदमी को उठा लेता है और उसे एक कंटेनर में बंद कर देता है। उस कंटेनर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही होती है। मार्को उसे कीपैड वाला फोन देता है जिसमें सिर्फ मार्को का नंबर होता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे मार्को को बताना ही होगा कि उन्होंने ईशा को कहाँ छिपा के रखा हुआ है। इसीलिए कुछ देर के बाद वो कॉल करके मार्को को एड्रेस दे देता है और फिर जैसे फोन कट होता है तो रिमोट कंट्रोल से मार्को उस कंटेनर को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि मार्को बहुत ही गुस्से में था। फिर मार्को उसके बताए हुए एड्रेस पर जाता है जहां रसल के बहुत सारे लोग होते हैं। अब इन सब से मार्को को अकेले फाइट करनी है। मार्को लाशें बिछा देता है और फिर छत पे जाता है जहां एक लड़की चेयर पर बैठी होती है, मगर ये क्या, ये तो ईशा नहीं है। दरअसल रसल ईशा को लेकर कहीं और चला गया। अब आगे मार्को रसल के डैड यानी टोनी से मिलता है जो किसी लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए गया हुआ था, मगर वहां वो मार्को और अनवर को देखकर कहता है कोई नहीं, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तुम जैसे जवान मर्द भी मुझे चलेंगे। वो अनवर को गलत नियत से हाथ लगाता है और तभी उसके हाथ मार्को काट देता है। इसके बाद वो रसल के बताए हुए जगह पर ब्रीफकेस के साथ जाता है जिसमें गोल्ड लाने की बात कही गई थी, मगर जैसे ही रसेल उस ब्रीफकेस को खोलता है तो हैरान, क्योंकि उसमें उसके डैड टोनी की कटी हुई हाथ। दरअसल दोस्तों टोनी खास किस्म की रिंग पहनता है। उसी से रसेल ने पहचान लिया कि ये तो मेरे डैड का हाथ है। अब मार्को उसके सामने शर्त रखता है कि ईशा को सही सलामत मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हारे डैड की लोकेशन तुम्हें बताऊंगा। मैं तो हाथ काट कर सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अगर वक्त रहते तुम उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाओगे तो पता है तुम्हें क्या हो जाएगा, खत्म तुम्हारा बाप। एंड यहाँ इस समय मार्को का पलड़ा भारी हो जाता है, इसीलिए रसल को उसकी बात माननी पड़ती है। वो ईशा को मार्को के हवाले कर देता है। ईशा को लेकर मार्को सीधा अपने घर जाता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रसेल और उसके लोग टोनी को ढूंढते हुए उस पते पर पहुंचते हैं तो रसेल गेट खोलने की कोशिश करता है, मगर हल्का सा गेट खुलने पे ही उसके डैड गेट न खोलने का इशारा करते हैं। तो वो ध्यान से देखता है कि टोनी को मार्को ने न सिर्फ बांध कर रखा है बल्कि उसे तो एक ट्रैप में फंसा कर रखा हुआ है, जिसमें जैसे दरवाजा खुलेगा वैसे ही एक जग ऐसे टोनी के बदन पे गिर जाएगा जिससे उसका सारा चेहरा जल जाएगा। और हल्के से गेट खुलने से ऑलरेडी टोनी के सर पे थोड़ी सी एसिड की बूंदें गिर चुकी थी, जिससे टोनी को बहुत पेन होता है। ये सब कुछ देखने के बाद रसेल उस जगह के विंडो ग्लास को तोड़कर अंदर एंटर करता है और अपने सभी लोगों से किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर देता है। फिर रसेल खुद ही बड़ी सावधानी से उस ट्रैप से एसिड का जग हटाता है। इस दौरान वो अपनी सांसें तक रोक के रखता है, मगर अभी भी और ट्रैप है दोस्तों। तो रसल एहतियात बरतते हुए एक गन को उस ट्रैप से हटाता है, मगर जैसे ही वो ट्रैप हटता है तो इन्हें बीप की आवाज आती है। दरअसल जिस चेयर पे टोनी को बांध के रखा हुआ था उसके नीचे था बॉम्ब। स्ट्रिंग हटते ही वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। ये देखने के बाद तो सभी बाहर भागने लगते हैं और रसेल जो अभी तक अपने डैड को बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज प्लीज आप चेयर पे बैठे रहना, उठना मत। फिर रसेल भी उस रूम से जैसे ही बाहर भागता है जोरदार धमाका होता है जिसमें टोनी की मौत हो जाती है और वो तड़प तड़प कर रसल के सामने ही अपनी जान गंवा देता है। इधर जॉर्ज अपनी फैमिली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईशा की हिफाजत हमें करनी है। इसके बाद वो अकबर के गले में रस्सी बांधकर उसे बर्फ की सिल्ली पे खड़ा कर देता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है
वैसे वैसे उसके गले की रस्सी टाइट होती है और आखिरकार वो रस्सी इतनी टाइट होती है कि अकबर की जान चली जाती है। उधर रसल जाता है अपने बड़े भाई साइरस के पास। साइरस दोस्तों एक बेरहम बूचड़ है, यानी कसाई। वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी काट डालता है। रसल साइरस को टोनी की मौत के बारे में बताता है तो बस वो गुस्से में कहता है कि जिन्होंने मेरे डैड को मारा, टुकड़े टुकड़े उनके मैं कर डालूंगा। आगे ईशा को लेबर पेन शुरू होता है। जॉर्ज की वाइफ कहती है ईशा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, मगर जॉर्ज कहता है कि फोन करके मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ, क्योंकि इस घर के बाहर जाना किसी के लिए सेफ नहीं होगा। टोनी की मौत से उसके लोग अभी भी बौखलाए हुए होंगे। फिर जल्दी डॉक्टर और नर्स की छोटी सी टीम इनके घर पर आ जाती है, जहां ईशा की डिलीवरी होने के लिए वो सभी तैयार रहते हैं। मगर उनके आने के साथ ही रसल के लोग भी इनके घर को चारों ओर से घेरने लगते हैं। जॉर्ज सभी से कहता है कि छिप जाओ और मैं उनका सामना खुद करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, तुम लोग बाहर मत आना। सारे लोग छिप जाते हैं और मार्को ईशा के डिलीवरी रूम के बाहर चेयर लगाकर बैठ जाता है उसकी हिफाजत करने के लिए। साइरस रसेल अभी भी गेट के बाहर होते हैं। वो बॉम्ब से इनकी मेन गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं, सबके हाथों में हथियार, लेकिन जॉर्ज और मार्को निहत्थे बैठे होते हैं। तो जॉर्ज एक चाकू से साइरस पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर साइरस जॉर्ज का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसी चाकू से जॉर्ज के हाथों में घुसा देता है। घर पे मार्को का आदमी अनवर भी था, मगर उसे रसेल के लोग ठीक सर के बीच में गोली मारकर खत्म कर देते हैं। उधर मार्को इन्हीं लोगों की गन छीनकर इन्हें शूट करने लगता है। गोलीबारी की आवाज को सुनकर घर की औरत और बच्चे बहुत डर जाते हैं। इसके बाद तो साइरस मार्को के बहनोई को गोलियों से छलनी करके मार डालता है। काफी देर की टाइट फाइट के बाद साइरस जॉर्ज और मार्को को बुरी तरह से घायल कर देता है, इतना घायल कि वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाते। इसके बाद साइरस बेरहम मौत का खेल शुरू करता है। वो बच्चों पे भी वो रहम नहीं दिखाता। किसी को गैस सिलेंडर से कुचलकर मार डालता है तो किसी के गले में रस्सी लटका कर मार डालता है, किसी का सर पटक पटक कर मार डालता है, किसी को ऊंचाई से फेंक कर मार डालता है। फिर वो मार्को के पास आकर कहता है कि तुझे मारने को मैं बड़ी आसानी से मार डालता, मगर मैं तुझे दर्द देकर मारना चाहता हूँ। तभी ईशा के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई थी, तो साइरस जाकर पहले तो डॉक्टर और नर्स को चाकू से मार डालता है और फिर ईशा के पेट को जोर से धक्का देता है, जिससे बच्चा पैदा हो जाता है। और फिर उस बच्चे के सामने उसकी माँ यानी ईशा के मुंह में चाकू डालकर मार डालता है। फिर साइरस उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है अपने डैड की फैक्ट्री में, ये कहते हुए कि इसे इसके बाप की तरह मौत दूंगा, मैं एसिड में डालकर खत्म करूंगा। इसीलिए सभी के वहां से जाने के बाद मार्को हिम्मत जुटाता है और अपने आप की मरहम पट्टी करके फिर इससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो टोनी की केमिकल फैक्ट्री पहुंच जाता है और अपने घर वालों की मौत का बदला लेने के लिए एक के बाद एक लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। यहाँ भी खून खराबा होता है बहुत ज्यादा, बड़ी लंबी फाइट चलती है। सबको निपटाने के बाद रसेल मार्को के पीछे पड़ जाता है। वो तो एक भारी भरकम हथौड़े से मार्को पे जानलेवा हमला करता है और तब मार्को को याद आता है कि किस तरह इन लोगों ने मेरे भाभी माँ के गाल फाड़कर उन्हें मारा था। इसीलिए मार्को रसल के हाथ को खींचकर फाड़ देता है और फिर रसल का सीना काट कर उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है, जिससे रसल की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद तो साइरस भी डर जाता है और वो विक्टर के न्यूबॉर्न बेबी को उठा लाता है। वो एसिड के ट्यूब में उसको फेंकने वाला होता है कि मार्को बेबी को छीन कर साइरस का सर धड़ से अलग कर लेता है। इस तरह वो अपने परिवार की दर्दनाक मौत का बदला लेने में हो जाता है कामयाब और फिर वो विक्टर के बेबी को गोद में लेकर उस केमिकल फैक्ट्री से बाहर निकलता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।